Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जब मैं छोटी थी तब मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब। इसके चक्कर में मम्मी के हाथ से खूब थप्पड़ भी खाए, लेकिन राइटिंग फिर भी नहीं सुधरी। फिर एक दिन बातों ही बातों में मेरी मम्मी को किसी ने आइडिया दिया कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं डॉक्टर के पास गई। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि मेरे हाथों और मेरी आंखों का आपस में तालमेल ही नहीं है। उसने मम्मी को कुछ और चीज़ें भी बताई। फिर मेरा पूरा थेरेपी प्लान बना दिया, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई। धीरे धीरे मेरी हैंडराइटिंग बदतर से बेहतर होने लगी। असर ये हुआ कि लैपटॉप पर काम करने के बावजूद मेरी राइटिंग आज अच्छी है। तो आज के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि हैंडराइटिंग क्या है, कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग ख़राब क्यों होती है, हैंडराइटिंग ख़राब करने में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन का क्या रोल है, और बच्चों की हैंडराइटिंग कैसे सुधर सकती है। सुनिए। हैंडराइटिंग एक बहुत सारी स्किल्स का समावेश है, जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स। ऐसे ही बहुत सारी स्किल्स होती हैं जिनको मिला करके जब वो एक अच्छे से मैच्योर हो जाएंगी, देन अ चाइल्ड इज़ एबल टू राइट। हैंडराइटिंग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि आप बच्चा जो लिख रहा है उसका साइज़ क्या है, शेप क्या है, स्पेस वो कितना दे रहा है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हैंडराइटिंग के लिए, दैट इज़ वो ये है कि बच्चा जो पेंसिल पकड़ रहा है उसके हाथ में उतनी स्ट्रेंथ है या नहीं कि वो पेंसिल को पकड़ पाए, उतना प्रेशर लगा पाए और पेंसिल को पकड़ पाए एक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, सो दैट वो अपना जो स्कूल का एग्ज़ाम है 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे का, उसको लिख पाए। जब बच्चे में इन सब चीज़ों का अच्छे से कॉम्बिनेशन आता है, देन द चाइल्ड इज़ एबल टू राइट। अब बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, या उनकी स्पीड बहुत स्लो रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर किड्स जो उनके क्लासरूम के अदर बच्चे बैठे हैं उनके साथ में। उसके बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ हैं कि फाइन मोटर स्किल्स का ना होना या उतना मैच्योर ना होना जितना उस एज में हो जाना चाहिए। ईजी शब्दों में फाइन मोटर स्किल्स होगा जो आपका हाथ है, इसको आप कितना इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं। इसके हर जॉइंट्स को, रिस्ट को, आपका जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, इनको जब तक आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपका हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं होगा। तो दिस पार्ट कम्स इनटू फाइन मोटर स्किल्स। इसके अलावा एक और चीज़ हम लोग कहते हैं विजुअल मोटर इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि आपका हाथ और आपकी आईज़ कितना अच्छा एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, सो दैट अ चाइल्ड इज़ एबल टू राइट। इसी की वजह से हम लोग ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर पाएंगे, साथ में कोई नोटबुक है तो नोटबुक या बुक है वहाँ से कॉपी कर पाएंगे। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा विजुअल मोटर इंटीग्रेशन में, तो बच्चे का हैंडराइटिंग स्लो होना शुरू हो जाएगा, या फिर उसके साइज़ ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, स्पेस ज़्यादा कम, ये वाले इश्यूज़ निकल के आना शुरू होते हैं। इसके अलावा तीसरा है ऑर्थोग्राफिक कोडिंग, हम लोग उसको अपने टर्म्स में कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे के दिमाग में वो वर्ड या वो अल्फ़ाबेट स्टोर नहीं है, या उसको प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, दिमाग से प्रोसेस होकर निकलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देन उस बच्चे का हैंडराइटिंग स्लो हो जाएगा। तो ऑर्थोग्राफिक कोडिंग जो आपके मेमोरी में ऑलरेडी फीडेड है, उसको आपका हाथ या आप अपने पेन से कितना जल्दी या कितना ईजिली लिख सकते हैं। इसके अलावा देन विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स हैं कि आपकी आईज़ जो देख रही हैं सामने, जो लिखा हुआ है या जो ड्राइंग बना हुआ है, उसको आप कितना इफेक्टिवली लिख सकते हैं। तो अगर इन 4-5 चीज़ों में प्रॉब्लम्स हैं बच्चे के, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, देन एक बच्चे को हैंडराइटिंग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हैंडराइटिंग ख़राब होने का एक मेडिकल रीज़न, या हम लोग एक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हम लोग कहते हैं, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है डिस्ग्राफिया, विच इज़ डिफ़िकल्टी टू राइट, जिसको हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। इस वजह से भी कई बच्चों में हैंडराइटिंग के प्रॉब्लम आते हैं। आजकल बहुत हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल का जब छोटी एज से वो लोग यूज़ कर रहे हैं, 2 साल, 2.5 साल, इवन इससे भी पहले, जब पेरेंट्स बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, तो उनका फाइन मोटर स्किल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। तो अब फ़ोन पे हम लोग टैपिंग करेंगे, स्वैपिंग करेंगे या स्क्रॉल कर रहे हैं, इसकी अब यही 2-3 स्किल्स हैं जो एक फ़ोन चलाने में हम लोगों को या बच्चा यूज़ करता है। इसकी वजह से उसका हैंड फंक्शनिंग प्रॉपर डेवलप नहीं होता है। तो जब हैंड फंक्शनिंग डेवलप नहीं हो रहा है, फाइन मोटर डेवलप नहीं हो रहा है, तो उस बच्चे का राइटिंग में प्रॉब्लम आएगा।
अब बात करते हैं कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट किस तरीके से इन चीज़ों को ओवरकम कर सकता है या एक हेल्प कर सकता है उस बच्चे को जिसको हैंड राइटिंग के डिलेज हों। तो जब भी एक बच्चा हम लोगों के पास आता है, हम लोग उसके हैंड राइटिंग भी चेक करते हैं, साथ में उसके फाइन मोटर स्किल्स, विजुअल प्रोसेसिंग स्किल्स, सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस हैंड राइटिंग में। सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टी का मतलब हो गया कि अगर उस बच्चे को कि टच सेंस में कुछ प्रॉब्लम है और उसको पेंसिल या पेन के ग्रिप से प्रॉब्लम हो रहा है, देन ऑल्सो उस बच्चे का हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो इसके अलावा 2 और सेंसेस हैं, वेस्टिबुलर सेंस हो गया, तो वेस्टिबुलर सेंस हम लोगों की आइज़ के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करती है, तो ये हमारा अटेंशन भी रेगुलेट करती है। अगर इस सेंस में कोई प्रॉब्लम आता है, देन ऑल्सो उस बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगा, जिसकी वजह से उसको हैंड राइटिंग इश्यूज़ आ सकते हैं। तीसरा सेंसरी जो इसी के साथ में रहता है, दैट इज़ प्रोप्रासेप्टिव सेंस। ईजी शब्दों में उसको हम लोग कहते हैं अवेयरनेस ऑफ हम लोगों का जॉइंट्स एंड मसल्स। अगर इसमें किसी बच्चे का प्रोप्रोसेप्टिव सेंस में इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसका हैंड राइटिंग स्पीड तो स्लो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसको प्रेशर का भी समझ में नहीं आएगा, प्रेशर कितना कम लगाना है, कितना ज़्यादा लगाना है। तो कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनका प्रेशर बहुत कम होता है हैंड राइटिंग का, वो हमें दिखता ही नहीं है, या बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनका हैंड राइटिंग प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो पिछले पेज पे छप चुका होता है। तो सेंसरी भी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसका एग्जामिन करेगा। इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स हो गया, मसल की स्ट्रेंथ हो गई, बच्चे का पोस्चर हो गया, देन आता है उसका जिस सरफेस पे वो लिख रहा है वो किस तरीके से अपने हाथ को रखता है, किस तरीके से अपने नोटबुक को रखता है। ये हो गया हमारा एक बेसिक इवैल्यूएशन जो हम लोग एक बच्चे का चेक करते हैं। इनमें जिस तरीके से बच्चे का प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं, मसल स्ट्रेंथ कम है, फाइन मोटर में प्रॉब्लम है, विजुअल प्रोसेसिंग में दिक्कत है या सेंसरी इश्यूज हैं, इसके ऊपर हर बच्चे का उसके हिसाब से एक इंडिविजुअल थेरेपी प्लान बनता है। देन अकॉर्डिंगली एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उस बच्चे के ऊपर काम करता है, सो दैट उसका हैंड राइटिंग लेजिबल हो जाए, साइज एंड शेप का प्रॉब्लम ना रहे, ब्लैक बोर्ड से वो बच्चा इंडिपेंडेंटली कॉपी कर पाए, हैंड राइटिंग स्पीड अच्छा हो जाए। तो इस तरीके से इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख करके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बच्चे के साथ थेरेपी में काम करता है। अगर आपके बच्चे को लिखने में किसी तरह की दिक्कत है, उसकी हैंडराइटिंग नहीं सही है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये उसकी लापरवाही हो सकता है कि उसे कोई परेशानी हो जिसे आप समझ ना पा रहे हो। बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसे थेरेपिस्ट के पास लेकर जाना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आप प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो आपके लिए एक चिंता की बात है। शरीर को हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कई बार जितना प्रोटीन हमें चाहिए होता है वो हमारे खान पान से नहीं मिल पाता। प्रोटीन की इस कमी को पूरा करने के लिए हम कई बार प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके, हम कमज़ोर ना पड़ें। लेकिन अब प्रोटीन सप्लीमेंट से जुड़ी एक शॉकिंग बात सामने आई है। दरअसल भारत में बिकने वाले 70% प्रोटीन सप्लीमेंट, खासकर प्रोटीन पाउडर, उनमें गलत लेबलिंग की जा रही है। उनमें खतरनाक केमिकल मिले हुए हैं। मेडिसिन नाम के जर्नल में इसे लेकर एक स्टडी छपी है। इस स्टडी के मुताबिक कई प्रोटीन सप्लीमेंट्स की क्वालिटी बेहद ख़राब है। उनमें हमारे शरीर के लिए खतरनाक पदार्थ पाए गए हैं। स्टडी में अलग अलग ब्रांड्स के 36 प्रोटीन पाउडर की जांच की गई। इनमें से 20 प्रोडक्ट भारत में बने हैं, बाकी मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। इनमें से कई हर्बल भी हैं। लैब में जांच के बाद पता चला कि इन 36 प्रोडक्ट्स में से 70% ऐसे थे जिनमें प्रोटीन के बारे में गलत जानकारी थी। यानी उन्होंने अपने प्रोडक्ट की पैकिंग पर छापा कुछ था, जबकि असलियत में प्रोटीन की वो मात्रा उस सप्लीमेंट में थी ही नहीं। कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे थे जो अपने दावे का केवल आधा ही पूरा कर रहे थे। करीबन 14% नमूनों में हानिकारक फंगल एफ्लाटॉक्सिन पाए गए हैं। वहीं 8% प्रोटीन सप्लीमेंट में पेस्टिसाइड पाया गया है। साथ ही साथ इन प्रोटीन सप्लीमेंट में लेड और आर्सेनिक जैसे खतरनाक हैवी मेटल भी मिले हैं। स्टडी के लेखकों का कहना है कि प्रोटीन सप्लीमेंट को मार्केट में उतारने से पहले उनकी सही से जांच होनी चाहिए। उनके मुताबिक प्रोटीन बेस्ड हर्बल और डाइटरी सप्लीमेंट इंडस्ट्री को पहले प्रोडक्ट की स्क्रूटनी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि वो सभी मानकों पर खरा उतर रहा है या नहीं। जब वो पूरी तरह लोगों के लिए सही हो तभी उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट बनाया कैसे जाता है।
आमतौर पर इन्हें नेचुरल फूड से ही बनाया जाता है। जैसे मार्केट में ज़्यादातर वे प्रोटीन मिलता है जो दूध से बनता है। इसके अलावा सोया, अंडा और हरी मटर से भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासे हेल्थ टिप। जानिए मेडिटेरेनियन और अटलांटिक डाइट क्या है। आजकल लोग फिट रहने के लिए कई नुस्खे अपनाते हैं, तरह तरह की डाइट करते हैं। इन्हीं में शामिल है मेडिटेरेनियन और अटलांटिक डाइट। क्या है दोनों में फ़र्क, ये हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी बताती हैं कि मेडिटेरेनियन एक प्लांट बेस्ड डाइट है, यानी इसमें फल और सब्जियां ज़्यादा खाई जाती हैं। नट्स, बीन्स, सीड्स और चीज़, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं चीनी और नमक के कम उपयोग पर जोर दिया जाता है। अंडा, मीट, प्रोसेस्ड फूड और ज़्यादा वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट से परहेज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेडिटेरेनियन डाइट को फॉलो करने से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। साथ ही ये डाइट एजिंग को स्लो करने में भी मदद करती है। वहीं अटलांटिक डाइट में मछली, आलू और रेड मीट पर फोकस किया जाता है। यह डाइट ताज़ा, मौसमी और स्थानीय पदार्थों की खपत पर जोर देती है। डाइटिशियन सुनीता के मुताबिक अटलांटिक डाइट को फॉलो करने वाले ब्रेड, अनाज, अखरोट, शहद, साबुत मेवे और जैतून का तेल काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसमें खाते समय सचेत रहने पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी जो भी खा रहे हैं उससे क्या पोषक तत्व मिल रहे हैं, इस पर खास ध्यान देना। अब दोनों में ही कौन सी डाइट बेहतर है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं। आप अपने हेल्थ गोल्स, लाइफस्टाइल और खाने की पसंद के आधार पर मेडिटेरेनियन और अटलांटिक में से कोई भी डाइट चुन सकते हैं। बस जो भी चुनें उसे लॉन्ग टाइम तक मेंटेन कर सकें और उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी हों जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा हाँ, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर फटाफट डाक दीजिए। मेल आईडी है sehat.lalantop@gmail.com। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, ललन टॉप की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। आप अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पर तमाम चुनावी जुड़े वीडियोस भी देख चुके होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी इस यात्रा में आपकी लोकसभा सीट पर आएँ, उन्हें कवर करें, आप हमें लिखकर बताइए कि वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास। मेरी सीट मेरा फैक्टर सब्जेक्ट नाम से मेल भेज दीजिए chunav@lalantop.com पर। सूचना समाप्त हुई। शुक्रिया।